रामपुर नाम के पहाड़ी गांव में राघव और माधव दो दोस्त रहते थे। माधव के पास दो जेसीबी मशीन थी और राघव के पास एक जेसीबी और एक बड़ा ट्रक था। जहां माधव व्यवहार का बहुत अच्छा था, वहीं राघव बहुत ही लालची इंसान था। इसीलिए सभी लोग माधव से काम कराना पसंद करते थे। राघव और माधव दोनों पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। वहां पर भी माधव की मशीनें अधिक काम करती थी। इस चीज से राघव बहुत जलता था, लेकिन उसे इस चीज का घमंड था कि उसके पास एक ट्रक है जो और किसी के पास नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर आकर माधव से कहता है, माधव बेटा, मेरे खेत का तटबंध टूट गया है। क्या तुम शाम को काम खत्म करके मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तटबंध बनाने में? अरे चाचा, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं शाम को आपके साथ चलूंगा। शाम को माधव उस मजदूर के साथ जाकर उसके खेत का तटबंध बना देता है। मजदूर और उसके परिवार वाले माधव का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। यह देखकर राघव ने माधव से कहा, अरे माधव, तू क्यों इन लोगों का मुफ्त में काम करता है? अरे माधव, तू इन लोगों का काम मुफ्त में क्यों करता है? कोई बात नहीं राघव, अगर किसी गरीब की मदद कर दी तो इसमें हमारा क्या जाएगा? वह खुश हो जाता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। राघव वहां से हंसता हुआ चला जाता है। एक दिन माधव की दोनों जेसीबी खराब हो जाती हैं। वह राघव के पास आता है। राघव मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हो गया माधव, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? देखो राघव, मेरी दोनों जेसीबी खराब हो गई हैं। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी जेसीबी दे दोगे? नहीं भाई माधव, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। माधव वहाँ से चला जाता है और पहाड़ी पर उदास बैठकर सोचने लगता है। तभी अचानक एक तेजस्वी साधु वहाँ से गुजरते हैं। माधव उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। बस बेटा, इतनी सी समस्या? जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी दोनों जेसीबी ठीक हो जाएंगी और वो आज से दुगना काम करेंगी और कभी खराब नहीं होंगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी दोनों जेसीबी बिल्कुल ठीक थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और वो फिर दोबारा काम पर लग जाता है और राघव माधव की जेसीबी खराब होने का फायदा उठाकर अधिक काम करने के लालच में अपने ट्रक में आवश्यकता से अधिक पत्थर भर लेता है और अधिक ओवरलोड होने के कारण उसका ट्रक पलट जाता है। राघव को बहुत चोटें लगती हैं। तभी माधव उसके पास आकर कहता है, राघव तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। माधव मेरे दोस्त, मेरा ट्रक, मेरी जेसीबी सब बेकार हो जाएगा। राघव तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, मैं सब संभाल लूँगा। और माधव अपने काम के साथ साथ राघव का काम भी देखने लगता है। माधव को अपनी मदद करता देख राघव का हृदय बदल जाता है और कसम खाता है अब वह भी माधव की तरह सबकी मदद करेगा। नकली पुलिस जीप। गोपालपुर गांव में तीन दोस्त अमन, चमन और मदन बचपन से ही एक साथ रहते थे। वह तीनों बहुत ही शरारती थे। स्कूल में वह कभी भी किसी भी बच्चे की कॉपी फाड़ देते, किसी को पत्थर मार देते और कभी तो टीचर की कुर्सी से च्युइंगम भी चिपका देते थे। एक दिन उन तीनों की शरारतों से तंग आकर स्कूल के हेडमास्टर ने उन तीनों को बुलाकर डांट कर कहा, देखो, मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अब तुम्हारी एक भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा सर, हमें पढ़ाई नहीं करनी। सर, आप हमें स्कूल से निकालने का उपकार कब करेंगे? ऐसा बोलकर वह तीनों हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हेडमास्टर तीनों के माता पिता को बुलाता है। उन तीनों के माता पिता हेडमास्टर से माफी मांगते हैं और जैसे तैसे वह तीनों स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। लेकिन बड़ा होने पर भी वह तीनों आवारा इकट्ठा ही घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर गांव में घूमकर शरारतें करते रहते हैं। एक दिन मदन के पिताजी की वर्कशॉप में एक पुलिस की जीप ठीक होने के लिए आई। मदन उसे लेकर चौपाल पर बैठे अपने दोनों दोस्तों के पास आया। अरे वाह मदन, ये पुलिस की जीप कहाँ से ले आए? अरे तुम्हें इससे क्या, चलो आओ घूम कर आते हैं। तभी अमन बोलता है, अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग पुलिस बनकर लोगों को तंग करें।
तभी उन्हें जीप में पीछे 3 पुलिस की यूनिफॉर्म पड़ी मिलती है। वह तीनों नकली पुलिस बनकर पुलिस जीप को गांव से कुछ दूर पर सड़क के बीचों बीच लगा देते हैं और हर नए आने जाने वाले को चेकिंग के नाम पर तंग करते हैं और उसे पैसे ऐंठते हैं। तभी एक आदमी बाइक पर आता है। वह उसे रोककर उसे बाइक के कागज मांगते हैं। अरे रुको रुको, बाइक के कागज दिखाओ। वह आदमी उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो भाई? अरे दिखता नहीं, पुलिस है पुलिस, यहाँ चेकिंग चल रही है। हाँ हाँ चलो बाइक की डिक्की खोलो। और अगर मैं डिक्की ना खोलूं तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। वह आदमी खुद जाकर पुलिस की जीप में बैठ जाता है और तीनों से कहता है, तो ठीक है, पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, चलिए। अरे अरे कौन हो तुम भाई? वह आदमी अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाता है। वह गोपालपुर थाने का नया पुलिस इंस्पेक्टर था। यह देखकर वह तीनों घबरा जाते हैं और वह तीनों पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगते हैं। तो बच्चों, दोबारा कभी पुलिस मत बनना और मैं तो कहता हूँ शरारतें छोड़कर अपना कुछ काम करना शुरू करो, मेहनत करो। वह तीनों दोबारा फिर कभी शरारत ना करने की कसम खाते हैं और अगले ही दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं। किशोर की गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जहां पर वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। लेकिन उसके बनाए गुलाब जामुन खाकर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गांव में जनसंख्या कम होने के कारण उसकी कमाई सीमित होकर रह गई थी। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, ये क्या, आज भी बस इतने ही पैसे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लड़की की शादी, कैसे चलेगा इस कम कमाई में? मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ काम तो है पर ग्राहकों की कमी है। मैं कल ही शहर अपने मौसेरे भाई जुगल के पास चला जाता हूँ। वह वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। किशोर अगले ही दिन शहर जाकर जुगल से मिलता है। जुगल उसे अपनी मिठाई वाली फैक्ट्री में लगवा देता है। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के कारण मिठाई फैक्ट्री का मालिक जगन की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। उसी फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर यह सब देखकर जल उठता है। इस किशोर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको नौकरी से निकलवा देगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक किशोर से कहते हैं, किशोर, हमें मंत्री जी ने 100 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया है। इस काम को तुम और जुगल मिलकर करोगे। देखो कोई चूक ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। किशोर और जुगल गुलाब जामुन बनाकर एक बर्तन में रख देते हैं। तभी शंकर मौका पाकर उनमें से एक बर्तन में छिपकली फेंक देता है। अगले दिन जैसे ही गुलाब जामुन मंत्री जी के घर ले जाने के लिए पैक करते हैं तो शंकर शोर मचाता है, अरे देखो देखो, गुलाब जामुन में छिपकली। तभी सेठ जी वहां आकर चेक करते हैं। किशोर, मैंने तुमसे कहा था ना कोई गलती ना होने पाए, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये मंत्री जी के घर जाने हैं। नहीं सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बर्तन ढक के रखे थे। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लें। सीसीटीवी कैमरे का सुनकर शंकर डर जाता है। सेठ जी जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर बर्तन में छिपकली डाल रहा था। सेठ जी शंकर को नौकरी से निकाल देते हैं और जुगल के काम के लिए उसकी तनख्वाह और बढ़ा देते हैं। स्ट्रीट फूड। रतिया को स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक था। वह अपनी माँ से रोज पैसे मांगता था और सारी पॉकेट मनी स्ट्रीट फूड खाने में उड़ा देता था। रतिया की माँ उसकी रोज की आदत से तंग आ गई थी। अब घर में उसे कोई पैसे नहीं देता था। बहुत हो गया, घर का खाना खा, बाहर के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं? आज तो चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है, नहीं खाई तो मर जाऊंगा मैं। रतिया ने एक उपाय निकाला। आज नहीं तो कल माँ पैसे दे ही देगी, आज उधार खा लेता हूँ। रतिया को सभी स्ट्रीट फूड वाले जानते थे, इसलिए उसने सभी के पास जाकर उधारी करना शुरू कर दिया। अरे आइसक्रीम वाले भैया, आज आइसक्रीम ही खिला दो, पैसे कल दे दूंगा। अरे भैया, जरा गोलगप्पे तो खिला देना,
अरे पैसे कौन देगा? मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा। तुम्हारी दुकान पर रोज तो आता हूँ मैं, विश्वास तो करो मेरा। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन रतिया के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे और उसे स्ट्रीट फूड खाने की आदत पड़ चुकी थी। अरे आज इस तरफ नहीं जाता हूँ, वहाँ गोलगप्पे वाले भैया के पैसे देने हैं। उसने पकड़ लिया तो पैसे मांगेगा। और मैं इस तरफ भी नहीं जा सकता, यहाँ तो चाउमीन वाला खड़ा है। अरे सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? लगता है दूसरे ही गांव जाना पड़ेगा। तभी रतिया को ध्यान आता है कि स्कूल के बाहर एक नया छोले भटूरे वाला खड़ा होता है। रतिया उसके पास चला जाता है। रतिया वहाँ जी भरकर छोले भटूरे खाता है। भाई पैसे तो दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने पैसे हुए? बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाते हो तुम। जी आपने 2 प्लेट खाए हैं तो निकालो 100 रुपये। ओह लगता है मैं आज अपना बटुआ घर ही भुलाया हूँ। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, कल आकर दे दूंगा। अरे जब जेब में पैसे ही नहीं थे तो भटूरे क्यों खाए? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। निकालो पैसे वरना अभी पुलिस बुलाता हूँ। दोनों झगड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुन एक हवलदार वहाँ आ जाता है। छोले भटूरे वाला हवलदार से रतिया की शिकायत करता है। बेटा बहुत छोले भटूरे खा लिए तूने, अब चल के थोड़ी जेल की भी हवा खा। रतिया की माँ को जैसे ही पता चलता है वह आकर सभी स्ट्रीट फूड वालों के पैसे दे देती है और पुलिस स्टेशन जाकर रतिया को छुड़ा कर लाती है। रतिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं स्ट्रीट फूड कभी नहीं खाऊंगा, हमेशा घर का ही खाना खाऊंगा। हमें झूठ बोलकर कभी भी अपनी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। Please subscribe.